By the way, today's you know better again Indian polity class, Constitution of India, and under this, as you know, articles. हमने कल परसों आर्टिकल्स डिस्कस किए. आज हम आर्टिकल्स फिनिश्ड करेंगे और आज का जो पॉइंट बनेगा वो 343 आर्टिकल्स नंबर से लेकर के 371 आर्टिकल्स तक के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा हेडलाइंस डाल दूं. 14th अगस्त जीएस फाउंडेशन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद कहां से कहां 343 से लेकर 371 तक इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. थोड़ा बहुत शायद रोशनी जरा टेस्ट कर रहा हूँ. रोशनी आपको आंख पे सही लग रहा होगा मेरे ख्याल से. दिक्कत हो तो बताइएगा तो मैं चेंज करूंगा लाइटिंग से की सेटिंग. ठीक है. बाय द वे चलिए शुरुआत करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट 343 से लेकर के 351 तक के जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के वह लैंग्वेज रिलेटेड है, भाषा संबंधी है. यानी भाग 17 है, ये भाग पार्ट 17 है और लैंग्वेज रिलेटेड है. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंग्वेज, स्टेट गवर्नमेंट का लैंग्वेज, दो स्टेट के बीच की क्रॉसपोंडेंट लैंग्वेज, सेंट्रल का स्टेट के साथ क्रॉसपोंडेंट लैंग्वेज, हाई कोर्ट्स लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कमीशंस, इन सब की बात की गई है. लेट्स स्टार्ट. 343 जैसे कहते हैं संघ की राजभाषा. इसमें दिया हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या होगी. आई मीन द लैंग्वेज ऑफ यूनियन. एंड एज वी नो दैट the central government's language is Hindi. It is the state language of India. भारत या भारत सरकार या भारत राज्य का जो राज्य भाषा है, स्टेट लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज यानी कार्यकारिणी भाषा, अधिकारी भाषा, कार्यालयी भाषा, 5 नाम है उसके. कोई भी शब्द यूज कर लीजिए लेकिन राष्ट्रभाषा मत यूज करिएगा, राजभाषा. ठीक है. तो भारत सरकार की राजभाषा यानी स्टेट लैंग्वेज यानी ऑफिशियल यानी एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना. क्या है? हिंदी है. अब इसके बारे में सुनिए. एज यू नो दैट एवरीवन, 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. साथ साथ उसके देवनागरी लिपि को और अंकों के प्रयोग के तहत अंग्रेजी के अंक जो 1 2 3 4 5 होता है उसे तीनों को मिला करके ये राजभाषा के रूप में जाना गया. तो हमारी जो राजभाषा है उसकी लिपि स्क्रिप्ट क्या है? क्या बोलेंगे? देवनागरी. हमारी जो राजभाषा है, भारत सरकार की जो राजभाषा है, उसका अंक कौन सा प्रयोग होगा? इंग्लिश नंबर यूज होगा 1 2 3, हिंदी का नहीं. मतलब देखिए हिंदी में
हिंदी में 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा 6, ठीक है, 7 8 9 10, ऐसे होता है ना, ये हिंदी है। और इंग्लिश 1 2 3 4 5 6, ये तो मालूम है क्या करना, ठीक है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये नहीं, ठीक है। ये कहता है, मतलब समझिए मैंने क्या कहा आपसे। मैंने आपसे ये कहा कि 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली adopted union state language, that is Hindi, with Devanagari script and use of number, it is English. Clear? Not Roman, English. रोमन में तो डॉट वाला होता है ना, रोमन नहीं, इंग्लिश। ये याद रखिएगा, हॉट क्वेश्चन होता है। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी द इंडियन सेलिब्रेट एवरीवेयर ऑन 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, या इसी को कह देते हैं स्टेट लैंग्वेज डे, राष्ट्रीय राजभाषा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी लैंग्वेज डे, नेशनल स्टेट लैंग्वेज डे, ठीक है ना, या स्टेट लैंग्वेज डे, ये सब एक ही बात है, बट नॉट नेशनल लैंग्वेज डे। ये नहीं, राष्ट्रभाषा दिवस नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये ध्यान में रखना। तो ये सारे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये भी कहा गया, बिकॉज हिंदी इज नॉट सो मच इनरिच्ड, इट could be not become sudden the language of medical science, the language of technology, the language of science, the language of judiciary, so many, even the language of administration. In that respect, we have to do some work for this purpose, set up time to time language commission, and its work will gather the numbers of words which is very popular, renowned in Hindi language, so that the Hindi language can be enriched day by day, that taking some words from the other foreign language, even Indian language, when will be enriched, जब समृद्ध हो जाएगी हिंदी भाषा, will implemented practically। यानी ये कहा गया कि हिंदी अभी उतनी समृद्ध भाषा नहीं है कि हमारे राजकाज, न्याय की, चिकित्सा की, जुडिशियरी की, इन सब की भाषा बन सके। अतः हमें हिंदी को अभी समृद्ध करना है। समय समय पर हिंदी भाषा आयोग बैठाएंगे और भारतीय अन्य भाषाओं से तथा विदेशी भाषाओं से जो चलयमान शब्द हैं उसे जोड़ा जाएगा, इनरिच किया जाएगा, समृद्ध किया जाएगा। और जब ये इस आधार पर बात बन जाएगी कि हाँ अब ये सब कुछ के लिए हो सकती है, तो इसे लागू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए, टिल देन, तब तक के लिए हम इंग्लिश से टेम्पररली काम चलाएं। सो फंडामेंटली अकॉर्डिंग टू 343 आर्टिकल्स, हिंदी इज आवर स्टेट लैंग्वेज, इंडियाज स्टेट लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। बट प्रैक्टिकली, टेम्पररली, इंग्लिश इज आवर स्टेट लैंग्वेज, टेम्पररली, प्रैक्टिकली। तो याद रखिएगा, हिंदी चूंकि समृद्ध नहीं है इसलिए अंग्रेजी से काम चलाया जाए, ठीक है, मतलब तत्काल यानी टेम्पररी, अस्थायी रूप से। और जब समृद्ध हो जाएगी हिंदी तो इंग्लिश को हटा के उसको फुल फ्लेजेस कर देंगे, ये बात कही। यानी यूं समझिए कि हिंदी अभी नाबालिग है, जब बालिग हो जाएगी तो हम उससे काम करेंगे, तब तक इंग्लिश जो बालिग है उससे काम चलाते हैं। हम कभी बालिग ही नहीं होने दे रहे हैं हिंदी को, बात समझे, बालिग ही नहीं दे रहे, बौना बना के छोड़ दिया है, बोनसाई कर दिया है उसका। तो ये बात है, ये 343 कहता है। पॉइंट क्लियर? चलो अब आगे बात करें बेटा। तो ये तो आपने देख लिया कि हमारे भारत राज्य का जो राजभाषा है वो 343 में लिखा हुआ है, और ये बात है। अब एक कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड हिंदी
conference, World Hindi Conference, we held at Nagpur, Maharashtra in 1975. After that, on regular basis, at every 4 year, we start to celebrate after 4 year, known as World Hindi Language Conference. Okay, the first at Nagpur, 1975, on 10th of January. Very recently, in 2017, at पोर्ट लुई मॉरिशस, हमारी सुषमा स्वराज गई थी और 100 लोग गए हुए थे। पोर्ट लुई मॉरिशस ऑर्गेनाइज किया 21 में, 1921 में फिर होगा जहां भी होगा। सो इट्स गोइंग ऑन। इन दैट रिस्पेक्ट वी द इंडियन, नॉट ओनली दोज आर इन कंसर्निंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज across the world, are celebrating World Hindi Day on 10th of January. भूलेंगे तो नहीं ना? इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इट इज सेपरेट थिंग्स। और 14 सितंबर को वी इंडियन सेलिब्रेट्स नेशनल स्टेट लैंग्वेज डे, राजभाषा दिवस। दोनों का फर्क समझ में आया ना? कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 343 के बाद है 344। क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज इट? जस्ट कंसर्न Articles 344 is what saying? Saying in concern of establishment of, creations of or setup language commission time to time. क्या कहा गया है? मैंने कहा था कि संविधान सभा ने यह कहा कि समय समय पर राजभाषा आयोग का गठन करके इस भाषा को समृद्ध करने का प्रयास किया जाए। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, संविधान के आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग करेंगे। इसका मतलब है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होगा। इट विल बी रन 5 years and time to time it could be set up. It recommended the all reports to the President of India. In that respect, it's going on. The first state language commission set up for 5 years in 1955 to 60. That's called Khair Ayog, Khair Commission, KHER, Khair Commission. So it is always remarkable question. First State Language Commission 1955 to 60 for 5 years by the President of India, and chairman was B.Z. Khair, Khair Commission. And it was set up under 344 articles by President of India. So it is Constitutional Commission. Point clear? And duration is always 5 years. अब तक 2 ही बार राजभाषा आयोग बैठा, एक 1965 में, एक 55 में, और सब ढाक के 3 पात, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लिश को हम नाबालिग बना के रख ही रहे हैं, सॉरी हिंदी को नाबालिग बना के रख रहे हैं। और अभी कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमने कुछ अच्छा सोचा तो कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आइए, राज्य की राजभाषा या भाषाएं, 345 आर्टिकल्स क्या कहता है? आर्टिकल्स 345 कहता है राज्य की राजभाषा या भाषाएं, द स्टेट लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल एनसीटी दिल्ली, एग्जाम्पल एनसीटी दिल्ली, एग्जाम्पल बिहार, एग्जाम्पल यूपी, एंड सो मेनी स्टेट्स। कोई भी राज्य, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर फुल फ्लेजेड स्टेट हो, कोई भी राज्य जब अपने राज्य के कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज तय करेगा तो अंडर विच आर्टिकल्स? 345। अब क्या राज्य एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज रख सकती है? व्हाई नॉट? श्योर, लिखा है ना, राज्य की राजभाषा या भाषाएं, लैंग्वेजेस, बिल्कुल। कोई भी राज्य चाहे तो एक या एक से ज्यादा आधिकारिक भाषा रख सकती है। आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल एनसीटी दिल्ली, National Capital Territory, Delhi. I'm not talking New Delhi. It is capital of India.
आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी, केजरीवाल जी की टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली. इट्स फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी, सेकेंड इज पंजाबी एंड थर्ड इज उर्दू. तो याद रखिएगा, दिल्ली की 3 राजभाषाएं हैं, और जब एक से ज्यादा होगा तो हम प्रायोरिटी देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थली, क्वाड्रिलेटरली, व्हाट्सएवर. तो यहां की प्राथमिक राजभाषा क्या है? हिंदी. दूसरी पंजाबी, तीसरी उर्दू. तो 3 है. डू यू नो किस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेट लैंग्वेज है? झारखंड. देर आर 6 स्टेट लैंग्वेज. उसके बाद सबसे ज्यादा कहां है? 5 इन पुडुचेरी. पुडुचेरी में 5 क्यों? सिंपल टू अंडरस्टैंड. और झारखंड में 6 क्यों? पुडुचेरी, there are 4 districts divided in 4 territories. There are 4 districts divided in 4 different territorials, like that Mahe in Kerala. So obviously the language will be Malayalam. Yanam in Andhra Pradesh, obviously Telugu. Puducherry and Karaikal both in Tamil Nadu, but in separated territory, so it is Tamil. So 3 is clear. Then fourth is what? English. And fifth is French. याद रखिएगा, भारत में फ्रेंच लैंग्वेज किस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज है? पुडुचेरी की. तो यहां पे 5 है. एक पॉइंट समझ में आ गई बात? क्या आपको पता है कि पुडुचेरी के 1401 व्यक्ति फ्रांस के इलेक्शन में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटर्स हैं? बिल्कुल है. ये उनको, उन्होंने मैंडेटरी दी हुई है. तो याद रखिए, जो फ्रेंच मूल के लोग आज भी हैं तो उनको दी हुई है. जब चाहे वहां जाके बस सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट मिल सकता है, सिटीजनशिप मिल सकता है. तो ये याद रखिएगा. तो पुडुचेरी के बारे में समझे. अब झारखंड में क्या है? तो 6 लैंग्वेज. क्या क्या होगा जरा गौर फरमाइए. एक तो ये होगा कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संथाली. 5 तो ऐसे ही हो गए ना. बच क्या गया? अंगिका. ठीक है, तो अंगिका की जगह भोजपुरी इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीज, तो 6 लैंग्वेज. पॉइंट क्लियर. दिल्ली के 3 लैंग्वेज है. यूपी का एक ही है हिंदी, उर्दू अभी तक किया नहीं है. और बिहार में 2 है, हिंदी और उर्दू. ठीक है, तो एक से ज्यादा लैंग्वेज रह सकता है. प्राइमरी सेकेंडरी कहा जाएगा. अब आइए, कौन सा भारत का राज्य है जहां का प्राइमरी स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है? यू हैव टू गो नागालैंड. विच हैव ए स्टेट दैट्स स्टेट लैंग्वेज एज ए सेकेंडरी बट स्टेट लैंग्वेज इज संस्कृत? यू हैव टू गो उत्तराखंड. ठीक है ना. वेयर इज कश्मीरी इज स्टेट लैंग्वेज? ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर. इट्स वेरी कॉमन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटा 345 क्लियर. नाउ 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. 346 आर्टिकल कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में क्या कोरस्पोंडेंट लैंग्वेज होगा. ठीक है ना, क्या कोरस्पोंडेंट लैंग्वेज होगा, ये कह रहा है. ये भी कह रहा है यही सेम आर्टिकल्स, द वन स्टेट एंड अनदर स्टेट्स हैव बिटवीन विच लैंग्वेज फॉर कोरस्पोंडिंग. यानी 2 राज्यों के बीच कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए पत्राचार के लिए, या केंद्र, संघ और राज्यों के बीच या एक राज्यों के बीच कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो. इट इज डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ ऑफ ए स्टेट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स और यूनियन स्टेट. सब दिल्ली सरकार किस भाषा में बात करना चाहेगी केंद्र में, ये दिल्ली तय करेगी. दिल्ली की लेजिस्लेचर तय करेगी. बिहार उत्तर भारत के किसी अन्य राज्य के साथ कौन सी भाषा में बात करना चाहेगी, वो बिहार और वो राज्य तय करेगी. बिहार दक्षिण भारत के किसी राज्य से किस भाषा में पत्राचार करेगी, वो आपस में वो दोनों राज्य तय करेंगे. मोस्टली इंग्लिश होता है. उत्तर भारत दक्षिण भारत में इंग्लिश होता है. ये चीज़, उत्तर भारत से उत्तर भारत में कोई स्टेट है तो मोस्टली हिंदी इंग्लिश हो सकता है. तो ये चीज़ है. और सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश से बात करती है, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन चॉइस. तो ये चीज़ है. नाउ 347,
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभव द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपमा। यानी किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभव द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपमा। क्या मतलब? किसी स्टेट में अगर कोई कम्युनिटी है, उसका अपना एक पॉपुलेशन है, अच्छी तादाद है, और वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज वहाँ वो लोग बोलते हैं, जो एक डायलेक्ट है उनका, लोकल लैंग्वेज है, तो अगर उसको प्रिजर्व नॉट प्रिजर्व कंजर्व संरक्षित करने की स्थिति होती है तो उसे कंजर्व किया जाएगा। उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत महसूस होती है तो ऐसा किया जाएगा ताकि भाषा जिंदा रहे। यकीन मानिए, भाषा में पूरा उस समाज का, सोसाइटी का इतिहास है, भूगोल है, साहित्य है, कला है, संस्कृति है, दोहे हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, और उसके माध्यम से वहाँ पे वैचारिक समझदारी वाले सारे चीज़ों का ज्ञान है। तो हर एक भाषा सिर्फ शब्दों का पुंज नहीं होता, वो पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार होता है। शब्द तो सांकेतिक चीज़ें किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। जैसे जब हम माँ कहते हैं तो एक ऐसी स्त्री की छवि आती है जो देवी के तुल्य होती है। और जैसे अगर मैं याद करूं तो मैं अपने 50 वर्षों के जीवन को निचोड़ लूंगा कि माँ का हाथ सदैव हमारे माथे पर रहा है, माँ के कोख से लेकर के माँ के आंचल तक, और आज भी माँ की निगाहें इंतजार करती है हम जैसे संतानों के लिए। तो ये माँ है, उसका आशीर्वाद, हर चीज। ज्यादा भावुक नहीं हो सकते, क्लास की लिमिटेशन है, बट दिस इज द रियलिटी। तो वही है ना, एक शब्द है, तो अगर ये शब्द गुम हो जाएगा, स्वाभाविक है वो पूरी की पूरी इतिहास मेमोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए शब्द गुम नहीं होने चाहिए। शब्द क्रिएट करने में कितने वक्त लेगा और अचानक गुम कर दें। आप और हम फेसबुक पर लिखते हैं कि अब तो माँ का आंचल ही नहीं है, स्त्रियां जीन्स और टी शर्ट पहन रही है, तो आंचल वाली बात क्या हुई? तो जो आंचल नहीं तो उससे फ्रेज भी नहीं, फ्रेज नहीं तो वो सारे सिम्टम्स, सारी सोच, हिस्ट्री, मेमोरी सब डिलीट हो रहा है। तो मायने रखता है, भाषा का भी मरने नहीं देना चाहिए। आपकी जो भी भाषा है बात करिए ना, क्या जाता है, अब बात करिए। नेक्स्ट 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम, ठीक है, अधिनियमों के तहत विधेयक आदि के लिए उपयोग की जाने वाली, ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बात करें। क्या कहता है? कह रहा है कि किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग लैंग्वेज क्या होगा, डिक्री का लैंग्वेज क्या होगा, हाई कोर्ट्स में कौन सी भाषा में सुनवाई होगी किसी केस की, क्या होगा डिक्री लैंग्वेज, हियरिंग लैंग्वेज, ये बात कर रही है। और क्या बात कर रही है कि किसी राज्य में जो विधेयक लोग डालते हैं, प्रस्ताव डालते हैं, उसकी भाषा क्या होगी, और जो हाई कोर्ट के नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उसकी क्या भाषा होगी। यानी पूरे न्यायालय की भाषा के संदर्भ में क्या दिया। तो 348 क्या है? न्यायालय से रिलेटेड लैंग्वेज। अब सुप्रीम कोर्ट पे आइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या भाषा होगी ये तय करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। फिलहाल पार्लियामेंट ने तय कर रखा है सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश, और उसके स्क्रिप्ट क्या होगी, ऑब्वियसली रोमन स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, तो ये होगा। नंबर क्या यूज होगा, इंग्लिश, वही 1 2 3। तो ये चीज है, ये सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन बहुत बार इसकी शिकायत आई कि इतने साल आज़ादी के हो गए और हम आम जनता केस लड़ते हैं और वो क्या बोल रहे हैं, क्या बहस हो रही है, मैं वहां खड़ा हूं, केस मेरा लड़ा जा रहा है, पर मुझे एक रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन का चांस है, घबराहट होगी, हमें खुद नहीं पता। तो ये क्या है? तो कहा गया कि क्यों ना हिंदी में किया जाए। तो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन कहा गया फैसला जो है वो हम हिंदी में टाइप करके दे देंगे। और जो इससे पहले थे हमारे गगोई साहब, उन्होंने एक और अच्छा काम करके गए, तरुण गगोई, यही नाम था ना उनका। तो गगोई साहब एक काम करके ये गए, रंजन गगोई, जस्टिस रंजन गगोई साहब ये काम करके गए कि नॉट ओनली इन हिंदी, इवन द मोर लैंग्वेज कैन बी इंटरप्रेटेड, ट्रांसलेटेड द डिक्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब जो इंग्लिश में सुनाई देता है, लिखाया जाता है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। एंड अदर, अदर में अभी 6 7 लैंग्वेज में किया, जैसे तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, उड़िया हो सकता है। तो इसकी बात की गई। पॉइंट समझ में आई बात?
तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए, अगले पॉइंट पर समझना। तो एक तो ये समझ गए कि चलिए ये लैंग्वेज की बात। हाई कोर्ट्स की भाषा क्या होगी? इट विल डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर। उस राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसकी हियरिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन दैट। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली क्या रखा जाता है? इंग्लिश। साउथ इंडिया में इंग्लिश या फिर उनके अपने रीजनल लैंग्वेज। तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश दोनों है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और ये दोनों है। कर्नाटका में कन्नड़ और इंग्लिश दोनों है। इन मोस्ट ऑफ में जब मराठी में मतलब महाराष्ट्र में तो इंग्लिश है, यूपी में हिंदी और इंग्लिश है, बिहार में हिंदी और इंग्लिश है। तो कहने का मतलब है इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर। पॉइंट क्लियर? अधीनस्थ न्यायालय, ऑब्वियसली अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है? तो इंग्लिश या फिर जो वहाँ की भाषा है उसमें, वहाँ की भाषा से मतलब जो स्टैंडर्ड भाषा, अब काम चलाऊ वाली भाषा नहीं, तो जनरली हिंदी, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, कहीं मराठी, ये चलती है। तो ये है सबऑर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। पॉइंट क्लियर? चलो, अब रही बात जो किसी राज्य में या पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में अगर हम कोई बिल लेके आते हैं तो ये बिल की भाषा क्या होगी? ठीक है, मतलब विधेयक की भाषा क्या होगी? 22 लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, इनमें से कोई भी हो सकता है, नो डाउट। अब आइए 350 का। तो 350 का क्या है? 350 का यानी ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 ए यानी क कहता है कि प्राइमरी स्कूल में मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए। देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, पर कांग्रेस की सरकार इस पर नहीं सोचती। जब तक आप बदलाव की कोशिश करेंगे नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। आज बदलाव की कोशिश हमने आपने मिलकर की। अभी एक पल के लिए बुरा लगता है कि मेरा 370 छीन लिया, मेरा 3 तलाक का विशेषाधिकार छीन लिया, ऐसा लगता है। लेकिन जब मानव के हित में सोचिए तो ये सब गलत था, हटना चाहिए समय के साथ। हमें बड़ा अच्छा अधिकार प्राप्त था बहु विवाह का, हिंदुओं का। 1956 हिंदू मैरिज एक्ट आया और हमारे जो पॉलीगैमी था, बहु विवाह, को तोड़ दिया गया। उस वक्त के लोगों को बहुत को लगा होगा गलत कर दिया, पर आज देखिए बहु विवाह ना सही तो देखिए व्यंग है, जरा गौर फरमाइएगा, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। आज देखिए गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेक्रेटरी है, सो कॉल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी फितरत नहीं जा रही है, जल्दी समझ नहीं आ रही है, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है आज हमें सोचना पड़ जाता है दूसरी शादी के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा। एक समय आएगा कि वहां भी वो 4 शादी बंद हो सकती है, नो डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटिन्यू हमारा समाज बदल रहा है, बदलना चाहिए, और विरोध हमेशा होता है बेटा, अच्छा भी करिए तो विरोध होगा। कहते भी हैं यज्ञ करते हवन करते उंगली जलती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो है हम ये कह रहे हैं 350, इसमें कहा गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही काम किया गया ना है कि भाई 5वीं कक्षा तक प्राइमरी लेवल पर, यानी बच्चों को फाउंडेशन स्टेज और प्री प्राइमरी स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को मदर टंग में ही दे, क्योंकि बचपन से माँ के गर्भ से वो मदर टंग सुनते आया है। जो उसकी माँ बोल रही है, चाचा ताऊ बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, वो बचपन से सुनते आया है, जन्म लेने के बाद भी वही सुन रहा है, उसी में सारे इंडिकेशन है। और लैंग्वेज सिर्फ जुबानी नहीं होती, इंसान का हाव भाव भी होता है। अब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो देखिए हमारे बॉडी लैंग्वेज चल रहे हैं, कभी ऐसे कभी वैसे, समझते हैं मैं व्यंग कर रहा हूँ। ये जो फेस एक्सप्रेशन है, जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, बार बार मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन सब से जुड़ा होता है भाषा। जैसे आप लिखते हैं साथ साथ इमोजी भी तो भेजते हैं, मुस्कुराने का, केक का, डांस का, रूठने का, आंसू बहाने का, नहीं, यहाँ पे दिल, यहाँ पे दिल, यहाँ पे दिल,
यहाँ दिल यहाँ दिल, पता नहीं किसका क्या मतलब है। अभी भी हम ठीक से इमोजी समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में किसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए, कहने का तात्पर्य ये है बेटा, तो लैंग्वेज मायने रखता है प्राइमरी स्टडी के लिए। प्राइमरी स्कूल में जो है लोकल लैंग्वेज, जो उसका मदर टंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है मदर टंग में तो नहीं पढ़े, पर हिंदी में पढ़े, पर हमारा मदर टंग मैथिली है। पर आज अगर मैथिली में शिक्षा दी जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। झारखंड में देखते हैं 5वीं कक्षा तक अंगिका की बात की गई है, पर शुरुआत अभी तक हुई है, लेकिन सब जगह नहीं। पर झारखंड सरकार का ये अच्छा है, आज तो झारखंड ने अपना स्टेट का सिंबल ही बदल दिया है, राज्य का पहचान। मेरे फेसबुक पे जाइए और देखिएगा, पहला न्यूज़ यही मिलेगा आपको, ठीक है। राजस्थान झारखंड की सरकार ने अपना सिंबल बदला है, और ये झारखंड के एग्जाम का तो पक्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला है बेटा 350। ख, ख यानी क, ख यानी ए यानी बी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। हमारे देश में जो लोग लैंग्वेज माइनॉरिटी में आते हैं, जो लोग, जो कम्युनिटी, द कम्युनिटी इन इंडिया दैट्स कम अंडर द लैंग्वेज माइनॉरिटीज ग्रेड, फॉर देम देयर इज अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफिसर। उनके प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से हमारे देश में एक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में देखें तो जो माइनॉरिटी हैं, लैंग्वेज माइनॉरिटी, भाषाई अल्पसंख्यक, उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होते हैं। आखिर वो विशेष अधिकारी कौन होते हैं, सवाल ये भी तो है ना, तो ध्यान देंगे। सवाल है कि माइनॉरिटीज कौन है, लैंग्वेज माइनॉरिटीज। ध्यान देना है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार से माइनॉरिटीज का दर्जा किसी कम्युनिटी को, रिलीजन को मिलता है, एक लैंग्वेज बेस्ड और एक रिलीजियस बेस्ड। धार्मिक स्तर पर अगर हिंदू धर्म के कंपेयर में, हिंदू धर्म के ही कंपेयर में अगर किसी धर्म के मानने वालों की, समुदायों की संख्या बहुत कम है तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही अगर हिंदी भाषा के कंपेयर में किसी ऐसे समुदाय विशेष जो एक अलग भाषा बोलते हैं और उनकी संख्या कम है, तो उन्हें लैंग्वेज माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। भारत में लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस किसी कम्युनिटी या रिलीजन को मिलता है। अब तक सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बेस्ड मिला है, किसी को भी लैंग्वेज बेस्ड पे नहीं मिला है। रिलीजियस बेस्ड पे जिनको मिला है उनमें हमारे मुस्लिम भाई हैं, लगभग अब वो 18-19 करोड़ हैं भारत में। क्या डरना, नहीं डरना। हम जहाँ रहते हैं हमारे 3 तरफ हमारे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, बांकीपुर, पुरखोपट्टी, जीबर। हम कहाँ डरते हैं, बचपन से वही सौहार्द है, सामान्य जीवन जीते हैं, हंसी मजाक, उसके धर्म को लेके, अपने धर्म को लेके, उनके अल्लाह को लेके, अपने कृष्णा को लेकर के, राम को लेकर के, पूजा पाठ को लेके, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हंसी मजाक सब चलता है, कभी कुछ नहीं। हम भी जा रहे हैं, गाय मार के खा रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं, नहीं कुछ। हम लोग भी अपना बलि प्रदान कर रहे हैं, माँ काली को चढ़ा रहे हैं, खस्सी बकरी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। ये तो सब बुद्धू बक्सा, इडियट बॉक्स है ना ये टेलीविजन, इसका खेल है। देखिए अभी राजीव त्यागी मर गए, हम तो बहुत पहले भी गए थे। ये लोग ऐसे बहस करते हैं ना जैसे बुला करके दंड दे रहे हो कोई राजा साहब, अर्नब गोस्वामी हो या न्यूज़ नेशन वाले हो या जी टीवी वाले हो या अदिति त्यागी हो या चित्रा त्रिपाठी हो या जो ऐसे जो भी हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है किसी नौकर को बुला कर बैठा दिया और बात कर रहे हैं, और अपनी जुबान जबरदस्ती उसके जुबान में डालना चाहते हैं। ये कोई है? अमीश ऐसे ही है, 1 नंबर का बेवकूफ़ सब है ये सब। ऐसे थोड़ा होता है मीडियागिरी, ये तो बॉसगिरी कर रहे हैं। पहले न्यूज़ देते थे, फिर व्यूज़ देने लगे, अब तो कहते हैं लेके जाओ ये व्यूज़, तुम्हारी जुबान में यही डालेंगे, यही सुनना है। जबरदस्ती मीडिया गैंग बन चुका है ये तो गलत है ना। इसी में एक का हार्ट बीट बढ़ गया, अगले दिन हार्ट अटैक से मर गए जनाब। राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन, आज का न्यूज़ है ये।
तो 350 का मैंने कहा। तो मुस्लिम भाई हमारे 19 करोड़ के लगभग हैं, माइनॉरिटीज में है, होना नहीं चाहिए। क्रिश्चियन 2.5 करोड़ हैं, माइनॉरिटीज में है, कोई डरना नहीं चाहिए। उनको कभी डर लगता है क्या? चाहे गजरौला जैसा कांड हो जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सिख बंधु, वो तो हमारे डर को खत्म कर रहे हैं सदियों से। सच देखा जाए तो सिख बंधु जो है वो हमारे डर को खत्म कर रहे हैं सदियों से। ये पगड़ीधारी हमारे जो खालसा पंथ हैं, नीली पगड़ी वाले हैं, ये सब उनके दम पर हम जीते हैं। भले वो 2.25 करोड़ हैं, पर वो 20 करोड़ पे भारी है। उनको क्या डरना? लाइट कट गई है, इसीलिए ये थोड़ा सा लाइट कम पड़ गया, लाइट गई है। और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, एक सिंगल उपाय है लाइट कटने पर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो तात्पर्य ये है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट कहता है कि जो हमारे बौद्ध धर्मी हैं 65 लाख हैं, बहुत शांत प्रिय हैं, 1 करोड़ से नीचे हैं, बड़े सादगी पसंद हैं। उनके दिशा निर्देशों से तो हम जीवन पालन करते हैं, और उनके चेहरे को देख के कांति शांति आ जाती है। वो तो हमारे को खुद जो अपने से भयभीत है उससे मुक्त करते हैं। ऐसे ही अंगुली मार डाकू को भी गौतम बुद्ध ने मुक्त किया था। क्यों भयभीत होते हो? किससे भय खाते हो? किसके लिए करते हो ये गलत काम? कोई साथ नहीं देगा। कितनी अच्छी बात शिक्षा दी। वो खुद किसी से क्यों डरेंगे? फिर भी उनका नाश ना हो, इसके लिए चाहिए। वो 1 करोड़ से कम है। ऐसे हमारे जैन धर्म है, जैन धर्म 45 लाख है। और हमारे जो पारसी हैं, जोरास्ट्रियन, सिर्फ और सिर्फ 53,000 है। इन तीनों के लिए काम किया जाना चाहिए, बिल्कुल, बाकी के लिए जरूरत नहीं है। तो ये देखा आपने। अब अगला है आपका 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, निदेश, डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यानी बेटा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कुछ दिए गए हैं कि किन किन तरीकों से हम हिंदी भाषा का विकास कर सकते हैं। ये बातें तय की गई है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्टिकल्स 352 है से लेकर के 60 तक सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं अंडर पार्ट 18 दैट्स वी टेकन फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि अब एक नया सेगमेंट शुरू होगा, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर। 352 इंपॉर्टेंट है, 355, 356, 357, 8, 360, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। जस्ट 5 मिनट्स, टेक ए रेस्ट, आई एम कमिंग।
वेल कम बैक बेटा। थोड़ी सी लाइट उल्टी पड़ रही होगी, लाइट कटी हुई है, अभी तक आई नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। हमने आपसे यही कहा कि 352 से लेकर 360 तक का जो है ये भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन है, जो एक स्पेशल फीचर है, और इसको हमने एज ए पार्ट 18 के तहत डाला है। तो पूरा पार्ट 18 कह लीजिए या आर्टिकल 352 से 360 वी टेकन फ्रॉम जर्मनी एंड इमरजेंसी पावर प्रोविजंस इन हैंड ऑफ द सोलमैन अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हेड ऑफ द कंट्री। और ये इमरजेंसी पावर का एक ही मकसद होता है, देश को संविधान के हिसाब से चलाते रहना, और युद्ध और शांति की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के द्वारा निभाई जाती है। यानी देश में किसी भी युद्ध और शांति का अंतिम निर्णय या एकमात्र निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेते हैं सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, जब हर चीजें इधर से उधर हो जाए तो कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के पास में दिया गया है कि चीजों को फिर से रीस्टोर कर ले। चलिए इसके ख्याल से 352 पे बात करते हैं। आपातकाल की घोषणा, यानी कौन सी आपातकाल की? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। आर्टिकल्स 352 concerning about the national emergency declaration by the president on the advice of central cabinet। जब हम इंस्टीट्यूशन में आएंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 ही प्रकार के वीटो हैं। ठीक है, जनरल वीटो, स्पेशल वीटो, पॉकेट वीटो। बाकी तमाम मामलों में उसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट होती है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कह लीजिए, या कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। प्रेसिडेंट इज लाइबल टू ओबे, फॉलो द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट इन एवरी सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट पॉकेट वीटो। नाउ लिसन। तो 352 एक राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति 352 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। अब सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी क्षेत्र, किसी राज्य, कई राज्यों के समूह का कोई क्षेत्र, भारत का कोई भी टेरिटरी, या पूरे भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? द नेशनल इमरजेंसी कैन बी enact, enforced across the country or a part of country in particular territory। और ऐसा हुआ है। Now listen, in which circumstances the national emergency can be enforced? There are 3 circumstances given in our constitution originally। What was that and what is that? What was that 3? तो सुनिए, जो 3 दिए हुए थे, कुछ चेंजेस हुआ है, तो पहले थे क्या वो समझिए। फर्स्ट, अगर देश पर कोई भी बाह्य आक्रमण होता है, इफ एनी एक्सटर्नल ऑफेंस ऑन द कंट्री, वॉर सिचुएशन, तो फर्स्ट में आपने देखा वॉर था, सेकंड में देखा वॉर था, थर्ड में वॉर नहीं था। 3 बार अब तक लागू है। तो अगर देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण आ जाए, एक्सटर्नल ऑफेंस आ जाए, अटैक हो जाए, तो इस सिचुएशन में 352 एक्टिवेट हो जाएगा। पहला। दूसरा, इंटरनल आर्म्ड इंसर्जेंसी, देश की सीमा के भीतर राज्य के खिलाफ अगर विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, अगर भारत संघ या भारत राज्य के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ अगर कोई विद्रोह होता है जिसमें सशस्त्र
शस्त्र का भी उपयोग होता है तो नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। तीसरा, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी, अगर देश के भीतर यह संभावना बन रही है कि सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सवाल, यानी आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की आशंका, जस्ट ए पॉसिबिलिटी, इट कुड बी, माइट बी, पॉसिबिलिटी पे भी, यानी हम प्रिकॉशनरी इसको लगा सकते हैं। अब आइए, तीन था। अब देखिए कब कब क्या लगा। 1962, 20 अक्टूबर 1962, भारत चीन युद्ध की शुरुआत सितंबर में खत्म हो गया था। सॉरी, सितंबर कहते हैं, नवंबर में खत्म हो गया था। तो 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन का युद्ध हुआ, दैट्स कॉल्ड इंडो चाइना वॉर। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसी दिन हमने नेशनल इमरजेंसी हमारे राष्ट्रपति ने लगा दी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी लगा तो उस वक्त कौन था राष्ट्रपति, ये सवाल बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, उन्होंने लगाया। दूसरा, हु रिकमेंडेड, यानी कौन प्राइम मिनिस्टर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिफारिश पर, उनकी कैबिनेट के सिफारिश पर। तीसरा, व्हाट वाज द कॉज वाज इंडो चाइना वॉर, सो एक्सटर्नल ऑफेंस, फर्स्ट कॉज, क्लियर। चलिए, सेकेंड टाइम, एज यू नो दैट, सेकेंड टाइम 1971, what was the reason? Indo-Pakistan war, when it was start 3rd December till 16 December। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में दूसरी बार 352 आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्स्ड हुई। देन हु वाज द प्रेसिडेंट, सवाल आएगा। वेंकटगिरी वराहगिरी, यानी वी गिरी, ये थे। हु वाज प्राइम मिनिस्टर, किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर याद आना चाहिए, तो किसके, श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। पूरा नाम उनका है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। चलिए, व्हाट वाज द रीजन, कॉज पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? इंडो पाकिस्तान वॉर, यानी वॉर यानी एक्सटर्नल ऑफेंस, बिल्कुल, बाह्य आक्रमण। तो क्लियर। और जो टेंशन था उसको लगे रहने दिया गया, तो इसलिए वो जो सेकंड था उसको कंटिन्यू रखा, बाय लीगल वे इसको वापस नहीं लिया गया, चल रहा था। एंड देन लिसन केयरफुली, तीसरी बार कब? 25 जून 1975, थर्ड एंड द लास्ट टाइम सो फार। तो 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल्स 352 इंप्लीमेंट हुआ। देन हु वाज प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली अहमद। हु वाज प्राइम मिनिस्टर? श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस वन? पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑफेंस, आंतरिक विद्रोह की आशंका। तो इंटरनल ऑफेंस का पॉसिबिलिटी था तो प्रिकॉशनरी लगा दिया गया। तीनों का कारण समझ में आ गया? 3 बार लगे, कब कब लगा, कौन कौन राष्ट्रपति, कौन थे प्रधानमंत्री, क्या क्या कारण थे, एक्सटर्नल ऑफेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑफेंस, इंसर्जेंसी। अब आइए, अब क्या होता है, वापस कब लिया गया? तो ध्यान दें, जो थर्ड है और जो सेकंड 71 वाला चल रहा था, दोनों को एक साथ वापस लिया गया। कब लिया गया? तो ध्यान दें, दोनों को एक साथ वापस लिया गया। कहीं 23 मार्च लिखता है, कहीं 27 मार्च लिखता है। 23 मार्च को माना जाता है। तो 23 मार्च 1977, रोल बैक बोथ ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, विधिवत रूप से वापस लिया।
इन दैट रिस्पेक्ट तीनों में सबसे लंबा कौन सा चला? सेकेंड वाला लॉन्गेस्ट रिमेनिंग। पॉइंट क्लियर? चलिए अब सवाल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 ड्यूरिंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी भाई देसाई। तो 44वां संविधान संशोधन 1977 में मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थे हुआ, और उसमें क्या किया गया? जो हमारे संविधान में 352 के लगाने के लिए 3 प्रावधान थे कॉज, उनमें से जो तीसरा था पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल इंसर्जेंसी, आंतरिक विद्रोह की आशंका, इस प्रोविजन को हटा दिया कि भैया इसका मिसयूज हो गया, उसे हटा दिया गया। अब आज की तारीख में सिंस 1977 कितने प्रोविजंस हैं 352 को इंप्लीमेंट करने के लिए? ओनली 2 प्रोविजंस। ओरिजिनली कितने थे? 3 प्रोविजंस। आज कितने प्रोविजंस? ओनली 2। ये याद रखने की चीज है। अब आइए, अब सवाल है नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी पूरे राष्ट्र में। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनमें से आर्टिकल 21, 32 और 20 बहुत जगह लिखता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल्स 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 20 वो और आर्टिकल 21 ये बने रहते हैं। इट रिमेन मेंशन, रेस्ट ऑफ रिविल्ड, रेस्ट ऑफ जो है रिपिल्ड हो जाएगा, यानी ये नहीं रहेगा। यानी हम फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंट कैटेगरीज में से सिर्फ ये 3 आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का नहीं होगा। आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटाया जा सकता है, उस पर आप कोर्ट पे नहीं जा सकते, हियरिंग नहीं हो सकती, ये प्रावधान है। 21 भी था तो 21 को फिर से बहाल कर दिया कि नहीं 21 को भी नहीं हटा सकते, ये चीज है। ये पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। सवाल है 3 बार लागू हुआ। सवाल है लागू होता है तो कब? तो एज यू नो दैट लागू तो कर दिया प्रेसिडेंट ने, सिफारिश किया पीएम ने, पर कितने महीने के लिए लागू होता है? द फर्स्ट टाइम इट डिक्लेयर्स जस्ट फॉर 60 डेज। पाकिस्तान में भी यही है, यहां भी यही है, और बहुत सारे कंट्री में यही है। तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी व्हेन डिक्लेयर्ड इट विल बी गो थ्रू वैलिडिटी ऑफ 60 डेज ओनली। If you want to be extended, then you have to be go in the parliament. The parliament will pass it with majority, then it will be continue further. तो जब भी लगता है नेशनल इमरजेंसी 60 डेज के लिए लगता है, ये 356 की तरह, राष्ट्रपति शासन की तरह, स्टेट इमरजेंसी की तरह 180 दिन का नहीं लगता, 60 दिन का लगता है। और इसे बढ़ाना है तो पार्लियामेंट से लीजिए, बढ़ाते रहिए। 180 का भी दिन है, जब तक है बढ़ाते, जब वापस लेना है वापस ले लीजिए, ये चीज। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट डिसॉल्व है तो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है ना, अध्यादेश, लाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और अध्यादेश की वैलिडिटी 180 दिन है, तो जितनी बार चाहिए बढ़ाते रहिए। दिस इज पॉइंट क्लियर? तो ये चलिए अब आइए, तो नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है फंडामेंटल के साथ, ये क्लियर हो गया। पहली बार जब इंप्लीमेंट होगा तो कितने महीनों के लिए या डेज के लिए? 60 डेज के लिए। उसके बाद उसको एक्सटेंशन करने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए, ये भी क्लियर हो गया आपका, तो ये ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो दैट इज द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल्स 352। अभी तक कितनी बार लगा, कब कब लगा, कौन राष्ट्रपति थे, कौन पीएम थे, क्या कारण थे, ये पूछता है। संशोधन किससे? एक कारण को हटा दिया गया, अब कितने कारण बचे, ये सब सवाल है। नेक्स्ट की ओर आफ्टर 352 हमें बात करनी है 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 353 कहता है द इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन। आपातकाल की जो उद्घोषणा होगी उसके बाद इसका प्रभाव क्या होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या बंदिशें की जा सकती है, क्या क्या सर्कुलेशन को स्टॉप किया जा सकता है, ये प्रभाव के ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल्स 355 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 355 बहुत अच्छा है। शब्द जरा देखिए, शब्द मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
पूछेगा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ए स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑफेंस एंड इंटरनल इंसर्जेंसी। क्या मतलब? 355 यह कहता है कि किसी राज्य में अगर अराजकता आ गई, अनरेस्टनेस, according to constitution, rule is not going on, administration is not going on, if any attacks, foreign attacks on the particular states like Jammu Kashmir, पाकिस्तानी अटैक्स रोज होते हैं, प्रॉक्सी वॉर, लद्दाख में पेनिट्रेशन, तमिलनाडु में लिट्टे का प्रॉब्लम, पंजाब में ऑपरेशन टोपाज ऑफ पाकिस्तान, जियाउल हक, ये कहीं कहीं होता है। हो सकता है अभी प्रॉब्लम हो जाए, नेपाल कल प्रॉब्लम क्रिएट कर, हालांकि करेगा नहीं, क्रिएट कर दे तो सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में प्रॉब्लम, तो ये सब है। तो किसी राज्य में किसी भी प्रकार का अगर अशांति होती है, बाह्य आक्रमण होता है भारत के किसी राज्य में, तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी बनता है कि उस राज्य के संरक्षित करे, उसको संरक्षा दे, सुरक्षा दे, सिक्योरिटी दे। उसके लिए वो 355 आर्टिकल्स का इस्तेमाल करता है। 355 आर्टिकल्स क्या मतलब? 355 क्या कहते हैं उसको गौर से सुनिए। ये तो हुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। अब थोड़ा इसको हम सिंपलाइज करते हैं। जब किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, ऐसे राज्य में अगर संविधान के अनुसार शासन संचालन में दिक्कत आ रही है या शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, इन परिस्थितियों में वहां शासन सुचारू रूप से चले, इसको ख्याल में रखते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रपति नहीं, केंद्र सरकार 355 आर्टिकल के तहत यह चेतावनी देगी उस राज्य को कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को चलाइए, अदरवाइज द सेंटर विल अप्लाई 356 स्टेट इमरजेंसी, पॉपुलरली नोन प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। समझ में आई बात? यानी अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता, इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल इज नॉट गोइंग ऑन, इन दैट सर्कमस्टांसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट विल थ्रेटन टू अवेयर टू स्टेट्स थ्रू आर्टिकल 355। इसी के तहत राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार राज्यों को चेतावनी देती है कि आप संविधान के अनुसार शासन चलाइए, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। अब यूपी में बहुत पहले कितना जंगल राज था, हालात आज भी नहीं ढंग से सुधरे हैं। वैसे बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो समय समय पर धमकी देती है सरकार, और मुझे मालूम है सरकारिया कमेटी ने कहा था केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जाने के लिए, जो कांग्रेस के समय में गाहे बगाए जब चाहे राष्ट्रपति शासन ठोक देते थे, बिना चेतावनी दिए, बिना 355 का प्रयोग किए सीधा राष्ट्रपति शासन कर देते थे, जिसकी वजह से केंद्र और राज्यों के संबंधों में बिगाड़ उत्पन्न हो गया। अतः अब यह कोशिश करनी चाहिए क्या कि जब कभी भी ये हालात इस तरह से बनते हैं तो पहले राज्य को चेतावनी देनी चाहिए, देन 356 इंप्लीमेंट करना चाहिए। फर्स्ट वार्निंग, बिल्कुल वार्निंग तो होनी चाहिए, ये चीज है। तो 3-4 बार ये वार्निंग मिला है स्टेट्स को, बहुत सारे स्टेट्स को, बिहार को भी मिला हुआ है, उड़ीसा को मिल चुका है, ठीक है ना, ये सब स्टेट्स को मिला हुआ है। चलिए, तो पॉइंट क्लियर हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो 355 के तहत केंद्र चेतावनी देता है कि भैया संविधान के अनुसार शासन चला लो, वरना हम 356 नाम का जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कर देंगे। ये मतलब पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो 355 ये है। अब आइए 356 पे। समय क्या कहता है?
356। मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि बेटा 356 में हम करीब 20 मिनट लेंगे, पूरी राम कहानी होगी, पूरी राम कहानी होगी। लेकिन बस इन शॉर्टली, आर्टिकल्स 356 talking about emergency provision, but it is not national emergency, it is called a state emergency, राज्य आपातकाल। It is popularly known president rule, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। ठीक है। बाय द वे, आई वुड लाइक टू बी रिमूव वन कंट्रोवर्सीज, नॉट कंट्रोवर्सीज, डिस्प्यूट्स। बेटा नेशनल इमरजेंसी एक ही है 352। जब स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राज्य आपातकाल, सो देर आर टू। वन इज 356 नोन एज प्रेसिडेंट रूल, अनदर वाज अकॉर्डिंग टू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 92 ए बी सी, सी, दैट्स कॉल्ड ग, क ख ग हुआ ना, ग यानी सी। तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के सी, 92 सी के तहत उस राज्य में, जम्मू कश्मीर में, अगर इसी तरह का माहौल होता है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, तो वहां पर जो स्टेट इमरजेंसी लगेगी उसे कहा जाएगा गवर्नर्स रूल, नॉट प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर्स रूल, राज्यपाल शासन। बट 5 अगस्त 2019 के बाद जो परिस्थितियां बदली, जो इंप्लीमेंट भी हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद अब वहां पर वो जो राज्यपाल शासन है, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। जब वहां का संविधान ही खत्म हो गया, तो फिर 92 कहां से आ जाएगा? तो इसलिए वो खत्म हो गया है। अब आपको एक ही स्टेट इमरजेंसी पढ़नी है, 356, और वो गवर्नर रूल नहीं पढ़ना। तो ये बात है। तो गवर्नर रूल छोड़ दीजिए, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। सबसे पहली बार 351 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और जो आखिरी बार के संदर्भ में देखते हैं, तो अभी महाराष्ट्र में करीब 1.5-2 महीने का प्रेसिडेंट रूल था। उसी बीच में फिर सरकार, महा अघाड़ी की सरकार बन गई। तो लेटेस्ट कहां? महाराष्ट्र। कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? आपको मालूम ही है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। इसके लिए बेस पॉइंट क्या बनता है? बहुत सिंपल बेस पॉइंट बनता है। क्या? उस स्टेट के गवर्नर के रिपोर्ट को आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिपोर्ट। सवाल है क्या? तो इसको लिए यह कहा गया, राष्ट्रपति को किसी भी, नॉट ओनली गवर्नर, राष्ट्रपति को किसी भी विश्वस्त सूत्रों से, फेथफुल सोर्सेस, विश्वस्त सूत्रों से अगर यह पता चलता है कि किसी राज्य विशेष में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह उस राज्य में गवर्नर के रिपोर्ट को आधार मानते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और गवर्नर अगर रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी विश्वस्त सूत्रों से पता चल जाए, चाहे उस राज्य में हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी हो या आम जनता का सरोकार हो, कोई भी गोपनीय सूत्रों से राष्ट्रपति को पता चल जाए, तो गवर्नर को बोलेगा एक रिपोर्ट लिख दो। नहीं भी लिखना चाहिए तो लिख और भेज, मैं लगाऊंगा। यह हो सकता है। इसलिए बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट इन एनी फेथफुल सोर्सेस, ये चीज है। ये 180 डेज के लिए फर्स्ट टाइम में होता है, फिर उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इस पर बहुत सारी बातें होंगी। आई विल टेक 10 मिनट्स एट लीस्ट, बट टुडे इज नॉट पॉसिबिलिटी, विल टेक मंडे। तो मंडे ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट हम जरूर लेंगे, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूशन में चलेंगे। तो इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हम लोग बात जो करेंगे बेटा, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हम टॉक करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद हम लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट पे आ जाएंगे। जब ये खत्म कर देंगे तब आ जाएंगे स्टेट के लेजिस्लेचर पे। जब वो खत्म हो देंगे तो फिर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, AGI, CAG, सॉलिसिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, दैट, जितने भी हैं सबकी बात होगी। टिल देन टेक केयर, ठीक है, हैप्पी सैटरडे एंड संडे।
इस सैटरडे संडे फिर हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, पीडीएफ फाइल भेजूंगा। पीडीएफ फाइल अब किसका भेजूंगा? अदर सब्जेक्ट का। हिस्ट्री पॉलिटी जा चुकी है, करंट अफेयर्स जा ही रहा है, सोचना ही नहीं है। अब जो हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे वो जीके का पीडीएफ फाइल आपको बना के भेज देंगे। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में भेज देंगे। उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स का भेज देंगे, अदर के सब्जेक्ट के भेज देंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, तब तक के लिए